Hello everyone, welcome back to this channel। आज का जो टॉपिक है वो है रिसर्च। रिसर्च काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज इस वीडियो में आपको रिसर्च के क्या मीनिंग हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फेमस लोगों ने रिसर्च को लेके क्या क्या उन्होंने अपनी तरफ से डेफिनेशन दिया है, उन्होंने किस तरीके से रिसर्च को परसीव किया है और उसका क्या मीनिंग निकालते हैं, ये आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। रिसर्च होता क्या है, इसका मीनिंग, इसके क्या डेफिनेशंस हैं और इसका नेचर क्या है और इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो आज के इस वीडियो में ये सारे ही टॉपिक्स बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगे, तो बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो टर्म आपको दिख रहा है रिसर्च, ये सबसे पहले आप समझिए कि ये ह्यूमन एंडेवर है। और ये चीज़ें बिल्कुल, ये सब हम सब समझते हैं कि जो रिसर्च है ये कुछ उन ह्यूमन एक्टिविटीज में से एक है जिसे करने के लिए बहुत ज़्यादा किसकी ज़रूरत है, इंटरेस्ट की और डिवोशन की। अगर आपके अंदर रिसर्च करने का इंटरेस्ट है, पैशन है, डिवोशन है, तभी जो है आप रिसर्च जो है एक अच्छा रिसर्च कैरी आउट कर सकते हैं। तो ये जो रिसर्च होता है साइंस के फील्ड में, आर्ट्स के फील्ड में और हर तरीके के और भी डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन्स में से कैरी आउट किया जाता है। तो चलते हैं, समझते हैं कि रिसर्च होता क्या है। रिसर्च का मतलब क्या होता है, ये एक तरीके का फॉर्मल, सिस्टमैटिक और इंटेंसिव प्रोसेस है जिसमें जो है हम एक साइंटिफिक मेथड को जो है अडॉप्ट कर सकते हैं। साइंटिफिक मेथड जो है वो क्या करता है, बहुत तरीके के प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन से लेके उसको जो है प्रॉब्लम आइडेंटिफाई, उसके रीजंस को फाइंड आउट करना और फिर हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करना, ऑब्जर्वेशन कैरी आउट करना, एनालिसिस करना जो भी हमारे फाइंडिंग्स या डेटा आएंगे, और लास्टली उसके बारे में कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करना। ये जो सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं ये सारे हमारे साइंटिफिक मेथड के वेरियस स्टेप्स हैं। और इसमें ये भी चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि वी कैन रीच आउट टू द कंक्लूजन अबाउट आवर एनी आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम। सपोज कीजिए कि कुछ ऐसे हम बेसिक प्रॉब्लम्स डे टू डे लाइफ में इनकाउंटर करते हैं, जैसे कि सपोज आप कहीं गए और आपको कार से जाना है और आपकी कार स्टार्ट नहीं हो रही है, तो आप क्या क्या इसके जो है ना प्रॉब्लम्स को आप लिस्ट कर सकते हैं, किस वजह से कार स्टार्ट नहीं हुई। तो उस प्रॉब्लम को आपने आइडेंटिफाई किया और आप डिफरेंट डिफरेंट रीजन से आप उससे गुजरते हैं, कुछ हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर कुछ ऑब्जर्वेशंस करते हैं, फिर उसे चेक करते हैं और फाइनली आप किसी ना किसी वेरीफाई करने के बाद कंक्लूजन पे आते हैं। ऐसे कुछ और इंसिडेंट हो सकता है, सपोज कहीं पे फायर अकर हुआ है तो किसी अनऑक्युपाइड हाउस में, तो भी फिर आप बहुत सारे रीजंस, हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशंस, इन सारे स्टेप्स से आप गुजरेंगे और फिर आप देखेंगे कि आपने जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया उसके आप किस तरीके से सॉल्यूशन पर पहुंचते हैं। तो जब भी हमने कोई प्रॉब्लम एनकाउंटर किया और हम साइंटिफिकली स्टेप बाय स्टेप उसके कंक्लूजन, उसके सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं, ये सारा का सारा हमारा साइंटिफिक मेथड का स्टेप है, पार्ट है। तो लेकिन हमें ये भी चीज समझने की जरूरत है कि हमेशा ये जो मैंने स्टेप्स आपको बताया कि भाई सबसे पहले प्रॉब्लम आएगा, ठीक है ना, सबसे पहले आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, फिर आपने हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट की, फिर आपने ऑब्जर्वेशंस किए, फिर एनालिसिस करी, फिर कंक्लूजन। हमेशा ये स्टेप्स इस तरीके से हमेशा ही स्ट्रक्चर्ड हो, ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं है, किसी स्ट्रक्चर्ड वे में आपको जो है प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होगा और आप इस कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे। लेकिन हमें ये चीज हमेशा समझने की जरूरत है कि रिसर्च जो है ना एक काफी सिस्टमैटिक एक्टिविटी है, ठीक है। तो इतने ज्यादा स्ट्रक्चर्ड स्टेप्स नहीं है लेकिन सिस्टमैटिक एक्टिविटी है, ठीक है ना, दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। हमेशा ये ध्यान में रखना है कि रिसर्च क्या है। रिसर्च क्या है, ये सिस्टमैटिक एक्टिविटी है और इसका जो मेन एंड सोल पर्पस है वो क्या है, डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट। रिसर्च का मतलब ही क्या है, डिस्कवरी, डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है।
चाहे वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज की डेवलपमेंट हो, चाहे कोई एडिशन हो, चाहे कोई फाइंडिंग हो, नॉलेज का डेवलपमेंट होना यहाँ पे जो है सबसे मेन एंड सोल पर्पस है रिसर्च का। तो चलिए समझते हैं कि होता क्या है। रिसर्च क्या है, हमारा सिस्टमैटिक एक्टिविटी है जिसका सोल पर्पस है डिस्कवरी और डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। इसे अगर हम शॉर्ट में देखें तो रिसर्च में बी डिफाइंड एज द सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव एनालिसिस and recording of controlled observations that may lead to the development of generalizations, principles or theories resulting in prediction and possibly ultimate control of events। तो ये हमने देखा रिसर्च का अभी तक, ये सब मीनिंग है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि कुछ कुछ फेमस लोग जैसे रस्क हो गए, मॉली हो गए, कॉर्नेल हो गए, इन सब के हिसाब से रिसर्च के क्या मीनिंग है। तो अकॉर्डिंग टू रस्क, ये जो रिसर्च है ना, ये पॉइंट ऑफ व्यू है, ये एक एटीट्यूड है इंक्वायरी का। रिसर्च क्या है, एक इंक्वायरी का ही प्रोसेस है, और रिसर्च कोई करता है तो ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू और एक एटीट्यूड उसमें जो है उस चीज को रिफ्लेक्ट करता है। रिसर्च एक एटीट्यूड ऑफ इंक्वायरी है, फ्रेम ऑफ माइंड है। इट आस्क्स क्वेश्चंस व्हिच हैव not been asked before. It seeks to answer them by following a definite procedure. It is not merely theorizing but also to elicit facts. तो ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रिसर्च जो है ना, सिर्फ एक इसलिए अटेम्प्ट नहीं है कि हमें कुछ प्री कंसीव्ड ओपिनियंस को जो है ना बॉल्स्टर अप करना है, बल्कि ये इम्प्लाई करता है कि हम जो है ना कंक्लूजन्स को एक्सेप्ट करें, इंक्वायरी को जो है प्रमोट करें, और कुछ भी उसका जो सॉल्यूशन है, जो फाइंडिंग्स हैं, कितने ही चाहे वो अनवेलकम क्यों ना है, उन सब चीज़ों को भी जो है हम एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहें। अगर ये हमारा रिसर्च सक्सेसफुल होता है तब ये साइंटिफिक नॉलेज जो है, जो बॉडी ऑफ नॉलेज है, उसमें क्या करता है, ये फाइंडिंग ऐड करता है। इसी तरीके से मॉली, अकॉर्डिंग टू जॉर्ज मॉली, इट सेज दैट रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक एंड स्कॉलरली एप्लीकेशन। सिस्टमैटिक एंड स्कॉलरली एप्लीकेशन, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसी तरीके से जो है हम देख सकते हैं कुछ और भी लोगों ने कहा है, जैसे कि अकॉर्डिंग टू कॉर्नेल, उन्होंने क्या कहा है, रिसर्च क्या है, इंफॉर्मेशन है इन विच वी हैव कॉन्फिडेंस। अगर कोई चीज देखिए रिसर्च के बाद हमारे सामने आती है तो हम इस चीज को अच्छे से, मतलब हमें कॉन्फिडेंस होता है कि अब जो फाइंडिंग आई, जो सॉल्यूशन आया, जो कंक्लूजन आया, वो बहुत ही वैलिड है, रिलायबल है। तो इस चीज़ की भी गारंटी हमें जो है रिसर्च प्रोवाइड करता है, क्योंकि रिसर्च काफ़ी इंटेंसिव स्टेप्स से होके गुजरता है। बहुत सारे इसके जो है ना बेसिस होते हैं, डाटा कलेक्शन होता है, उसे फिर वेरीफाई किया जाता है। अब जैसा कि हमने डिफरेंट रिसर्चर्स के क्या पॉइंट ऑफ व्यू है रिसर्च को लेके, वो हमने अभी डिस्कस कर लिया। तो अब हम चलते हैं, हम थोड़ा स्टडी करते हैं कि ये जो रिसर्च है इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या इसकी विशेषता है, कैसे हम पहचाने कि रिसर्च हो रहा है, तो क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो चलिए इस चीज़ को हम समझते हैं। सबसे पहले जो है आपको एक चीज़ समझनी है कि जो रिसर्च है ना, इसका जो सोल और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्पस है वो क्या है, सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। पहले से भी अगर कोई प्रॉब्लम ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है तो भी आपकी जो फाइंडिंग्स आएंगी कुछ ना कुछ नया निकल के आएगा, क्योंकि जहाँ पे कोई काम छोड़ा गया है आप उसके आगे उस पर बेस बना के और आगे बढ़ेंगे और कुछ नई फाइंडिंग निकालेंगे। तो हमेशा इसका पर्पस क्या होता है, डिस्कवरी और डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज ऑफ बॉडी, ठीक है ना। तो आप बॉडी जो है, जो भी हमारी रिसर्च कम्युनिटी की जो एक पूरी की पूरी थ्योरी है, फाइंडिंग्स है, उसमें एडिशन करना है नॉलेज का, ये हमारे रिसर्च का पर्पस होता है। और इसका जो सोल पर्पस वो क्या है, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना। और अल्टीमेट गोल क्या दिख रहा है हमें, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करना। देखिए जब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात करते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, ये हमारे जो डिफरेंट टाइप्स के एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस होते हैं ना, जैसे मैंने बात कही कि रिसर्च जो है डिफरेंट डिसिप्लिन्स में कैरी आउट हो सकता है। साइंस में हो रहा है तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन होगा,
उसका कुछ अलग तरीका होगा करने का। फिजिकल वेरिएबल्स होते हैं, वहाँ पे कुछ चीज़ें ईजिली कंट्रोल्ड हो सकती हैं। जब हमारे एजुकेशन की फील्ड में रिसर्च होता है, हम क्वासी एक्सपेरिमेंटल यूज़ करते हैं। कहीं कहीं पर कुछ और पर्पस हो सकता है, नेचर ऑफ रिसर्च डिफरेंट हो सकता है, लेकिन हमने जो है जितने भी टाइप के रिसर्च होंगे उनके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, ये जो हमने एक पूरा एक एग्जॉस्टिव लिस्ट बनाया है, इसी में से आप कुछ ना कुछ उसके जो विशेषताएं पाएंगे वो ज़रूर आपको इसमें मिलेगा। तो देखिए बहुत ध्यान से, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है एग्जैक्टली फाइंड आउट करना, ये साइंस के डिसिप्लिन में हो जाएगा। केमिस्ट्री में हो रहा है कि फिजिक्स में हो रहा है कि इंजीनियरिंग के फील्ड में हो रहा है, वहाँ पे जो हमारे रिसर्च होते हैं वो कॉज एंड इफेक्ट को ईजिली क्या कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं। रिसर्चर्स जो है ना ऑफन हैव टू सेटल फॉर द यूजफुल डिस्कवरी। देखिए सिस्टमैटिक रिलेशनशिप को फाइंड आउट करना, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को जो है ना इस्टेब्लिश करना, ये सब जो है रिसर्च के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक है। जब हम सेकेंड पॉइंट में देखें तो क्या है, रिसर्च एम्फसाइज करता है डेवलपमेंट ऑफ जनरलाइजेशंस। देखिए हम लोगों को अब ये भी पता है, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में इतने सारे टाइप्स के सैम्पलिंग टेक्निक्स को डिस्कस किया था, तो मैंने आपको कहा था कि ज़्यादातर जो रिसर्च का जो पर्पस होता है, जो एम होता है, वो होता है कि जो भी वो सैंपल के ऊपर जो उसकी फाइंडिंग आई उसे जनरलाइज करे उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के लिए। लेकिन कई सारे ऐसे रिसर्च हैं जिसमें जनरलाइज हम नहीं कर सकते, जिसमें हमारा डेटा साइज जो है काफ़ी छोटा होता है, केस स्टडीज़ हो गए, वो सारे क्या होते हैं, कॉन्टेक्चुअलाइज्ड, इंडिविजुअल बेस्ड। तो लेकिन ज़्यादातर रिसर्चेस का जो एम्फेसिस होता है वो क्या होता है, जो भी उनके एनालिसिस ऑफ डाटा के बाद जो भी उनकी फाइंडिंग्स आई, कंक्लूजन्स आए, वो जनरलाइज हो पाएँ, ये एक जनरल पर्पस रहता है। प्रिंसिपल्स, थ्योरीज, इन सब की डेवलपमेंट हो पाए, प्रिंसिपल बना पाएँ, थ्योरीज बना पाएँ, तो इससे जो हेल्प होगा वो क्या होता है, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं फ्यूचर अकरेंसेस को। देखिए रिसर्च हमें इस तरीके की फाइंडिंग देना कि हम जो है ना प्रिडिक्ट कर पाएँ कि हाँ ऐसा ऐसा सिचुएशन होगा, तो इस तरीके की हमें ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगी, फिर हम उस हिसाब से पहले से अपने जो भी हमारी तैयारियां हैं उसे हम कर सकते हैं। Research usually goes beyond the subjective specific objects, groups or situations, ठीक है ना। Although many school research departments gather and tabulate statistical information that may be useful in decision making, these activities are not properly termed research। देखिए सिर्फ कुछ डेटा को गैदर करके और स्टैटिस्टिकली खाली एवरेज या मीन या ये सब निकाल के अगर हम डिसीजन ले लेते हैं बिना किसी प्रॉपर रिसर्च के स्टेप्स को फॉलो किए हुए, तो हम उसे एक प्रॉपर रिसर्च नहीं कहेंगे। थर्ड पॉइंट जो हमें कैरेक्टरिस्टिक का बताता है वो ये है कि जो रिसर्च है ना, ये ऑब्जर्वेबल एक्सपीरियंस और एम्पिरिकल एविडेंस पर बेस्ड होता है। ज़्यादातर रिसर्चेस कुछ ना कुछ हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है, उसके बाद हम जो है अपने डाटा की वैलिडिटी, रिलायबिलिटी को इस्टेब्लिश करते हैं। सर्टेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो है ना डू नॉट लेंड देमसेल्व्स टू रिसर्च प्रोसीजर्स बिकॉज दे कैन नॉट बी ऑब्जर्व। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऑब्जर्व करना, वेरीफिएबिलिटी और जो है एक प्रॉपर स्टेप्स से गुजरना, ये सब रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक है। इसके बाद हम देखें रिसर्च क्या डिमांड करता है, एक्यूरेट ऑब्जर्वेशंस एंड डिस्क्रिप्शंस। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है हमारे जो ऑब्जर्वेशंस हैं, क्योंकि देखिए रिसर्च के भी एथिक्स होते हैं, उसमें बायसेस, स्टीरियोटाइप्स, इन सब चीज़ों के लिए इतनी ज़्यादा जगह नहीं है। आप अपनी नॉलेज इस तरीके से रखिए और डाटा की जो एक्यूरेसी है वो बिल्कुल अश्योर्ड होनी चाहिए, ताकि जो रिसर्च की फाइंडिंग आए वो रिलायबल हो, और उसे अगर कोई और भी उस पर्टिकुलर सेटिंग में करना चाहे तो उस तरीके से उसे कर पाए, जो फाइंडिंग्स आए बार बार वो उसी तरीके से प्रिसाइज आए, प्रिसीजन। तो रिसर्च क्या डिमांड करता है, एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन और डिस्क्रिप्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका कैरेक्टरिस्टिक है। रिसर्चर्स क्या यूज़ करते हैं, क्वांटिटेटिव मेजरिंग डिवाइसेस भी कर सकते हैं, ठीक है ना, और जो है ये और भी क्या कर सकते हैं, डेटा गैदरिंग प्रोसीजर्स अच्छे से फॉलो कर सकते हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक या साइकोमेट्रिक डिवाइसेस भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब ऑब्जर्वेशन के लिए जो भी टूल यूज़ करना है वो सारे ऐसे हों कि हमारी ऑब्जर्वेशन एक्यूरेट हो और डिस्क्रिप्शन हमारा जो है प्रिसाइज हो और एक्यूरेट हो। अगर हम और कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो क्या है,
ये हमारा एक रिसर्च का ना मेन फोकस रहता है कि जहां तक संभव हो पाए हमें जो डाटा गैदर करना है ना वो प्राइमरी या फर्स्ट हैंड सोर्स से ही करना चाहिए। प्राइमरी और फर्स्ट हैंड सोर्स जो है हमें जो हमारे रिसर्च की फाइंडिंग्स हैं उसे और ज़्यादा एक्यूरेट बनाएंगी। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं, एक्टिविटी में टाइम्स बी रैंडम एंड अनसिस्टमैटिक। तो अगर रिसर्च एक्टिविटी कभी कभी क्या होता है ना, इतने ज़्यादा जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा इतने स्ट्रक्चर्ड भी नहीं होते कि पहले प्रॉब्लम होगा फिर हाइपोथेसिस होगी फिर ऑब्जर्वेशन होगी। इस तरीके के हमेशा वो स्टेप वाइज मैनर में कैरी आउट हो ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभी आप देखोगे कि रिसर्च के स्टेप्स ना रैंडम होते जा रहे हैं या अनसिस्टमैटिक भी होता जाएगा। तो फिर इन सब चीज़ों को जो है ना एनालिसिस के टाइम में बहुत ही रिगरस एनालिसिस करने की ज़रूरत पड़ेगी और काफ़ी केयरफुली डिज़ाइन करके प्रोसीजर और ये सब जो है हमें चूज़ करना पड़ेगा। कभी कभी रिसर्चर्स जैसे कि बहुत सारे टाइप्स होते हैं ना, तरीके होते हैं ट्रूथ तक पहुंचने का, सेरेंडिपिटी भी है, हिट एंड ट्रायल भी है, ट्रायल एंड एरर है और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब लोग देखिए कि कभी कभी ट्रायल एंड एरर जो है ना इन्वॉल्व होता है रिसर्च में। ठीक है ना, और रिसर्च जो है ना बहुत सारी चीज़ों से और भी इन्फ्लुएंस होता है। जो भी एक्सपेरिमेंटर है, इन्वेस्टिगेटर है, रिसर्चर है, उसकी जो पर्सनल बिलीफ या उसकी जो भी अंडरस्टैंडिंग है या नॉलेज है वो भी उसको बहुत हद तक एक तरीके का लेंस प्रोवाइड करेगी कि किस तरीके से हमें रिसर्च को कैरी आउट करना है, कौन से सैंपल को चूज करना है। तो उस सिचुएशन में सारे डिलिमिटेशंस, ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियरली मेंशन होनी चाहिए ताकि रिसर्च जो है ना उस चीज़ को फिर उस पर्टिकुलर एंगल से, उस पर्सपेक्टिव के साथ उनके जो फाइंडिंग्स हैं उस पर स्टडी किया जाए या उससे अंडरस्टैंडिंग बनाई जाए। जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रिसर्च जो है ना रिक्वायर्स एक्सपर्टाइज। एक्सपर्टाइज की इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रिसर्चर्स नोज व्हाट इज़ ऑलरेडी नोन। देखिए बहुत एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर से होके गुजरता है। आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं, आप देखते हैं ऑलरेडी क्या क्या काम हो चुका है, क्या क्या उसमें गैप है, आपका काम किस तरीके से कुछ नया डिस्कवर करने जा रहा है या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज में ऐड कर सकता है। तो जब हम इतने सारे स्टेप से गुजरते हैं ना तो एक एक्सपर्टाइज की ज़रूरत होती है, काफ़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। तो वही रिसर्च इन सब चीज़ों को रिक्वायर करता है। जो ऑलरेडी नोन है उसे को जो है उससे फिर आगे जाना पड़ता है, कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लोर करना पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसमें एस्पेक्ट है। उसके बाद हमारा पॉइंट है कि जो रिसर्च है ना वो स्ट्राइव करता है कि ऑब्जेक्टिव रहे, लॉजिकल रहे, अप्लाइंग एवरी पॉसिबल टेस्ट टू वैलिडेट। देखिए जहाँ तक संभव हो पाए अपने जो प्रोसीजर है उसकी वैलिडिटी इंश्योर कर पाना, डाटा का जो कलेक्शन है वो एक्यूरेटली हो पाए उसको इंश्योर कर पाना, कंक्लूजन तक पहुंचने का जो पूरा प्रोसीजर है, डाटा एनालिसिस का एक प्रॉपर फ्रेमवर्क डेवलप कर पाना और कंक्लूजन सही तरीके से ड्रॉ कर पाना, उस चीज़ को थियोरेटिकली लिंक कर पाना। ये सारे जो स्टेप्स हैं अगर बिल्कुल एक एक एक्सपर्ट की तरह चीज़ें फॉलो होती हैं तो फाइंडिंग्स हमारी ऑब्जेक्टिव आती हैं, लॉजिकल आती हैं, वैलिड आते हैं, रिलायबल आते हैं। तो ये सब चीज़ें फॉलो करना रिसर्च का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद हम बात करते हैं रिसर्च इन्वॉल्व करता है क्वेस्ट फॉर आंसर्स। देखिए क्वेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्यूरियोसिटी, क्वेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। जो भी अनसॉल्व प्रॉब्लम्स हैं, काफ़ी लेबर इंटेंसिव होता है, काफ़ी टाइम इंटेंसिव होता है, लेकिन रिसर्च के जो फाइंडिंग्स है ना वो बहुत सारे हमारे जो अंडरस्टैंडिंग है उससे ब्रॉडन करती है। तो ये बहुत ही अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंडेवर है रिसर्च। पुशिंग बैक द फ्रंटियर्स ऑफ इग्नोरेंस। देखिए कितना इम्पॉर्टेंट है, हम लोग इतने इग्नोरेंट होते हैं कई सारी चीज़ों से, रिसर्च ही जो है वो हमारे इग्नोरेंस को दूर करता है। इसका गोल क्या है रिसर्च का कि ओरिजिनलिटी और जो हमारी क्वालिटी ऑफ गुड रिसर्च है वो हमें एक तरीके से बहुत सारी नई नई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, प्रॉब्लम्स जो एग्जिस्टिंग है उसके सॉल्यूशंस को सजेस्ट करे, ऑलरेडी जो चीज़ें एग्जिस्टिंग हैं उसे और भी उसमें सुधार लाएं। बहुत सारे पर्पस हैं रिसर्च के।
तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कभी कभी पुराने रिसर्च को भी डेलिबरेटली रिपीट किया जाता है, ठीक है ना, सिमिलर प्रोसीजर्स के साथ और सेटअप और कॉन्टेक्स्ट के साथ, तो भी कभी कभी जो है डिफरेंट फाइंडिंग्स आती हैं, तो उस सब चीज़ों को भी इम्प्रूवमेंट के तौर पे उस पर ऐड किया जा सकता है। फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि रिसर्च का एक ये भी कैरेक्टरिस्टिक है कि पेशेंस बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। ये एक अनहरिड एक्टिविटी है। ये सिर्फ इसलिए नहीं होना चाहिए कि हमें इसके बाद कुछ मतलब हरिडली हम किए जा रहे हैं कि हमें बस करना है, रिसर्च को पूरा करना है। लेकिन अगर हम हरिड वे में करते हैं तो रिसर्च का जो सोल, जो एक क्यूरियोसिटी है, जो इसका क्वेस्ट है ना, वो कहीं ना कहीं डिमिनिश हो जाता है। ये बहुत ही स्पेक्टेकुलर और बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एनकरेज्ड होना चाहिए, और इसमें पेशेंस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। रिसर्च जो है केयरफुली रिकॉर्ड होना चाहिए और रिपोर्टिंग इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। केयरफुल रिकॉर्डिंग, एक्यूरेट रिकॉर्डिंग एज वेल एज रिपोर्टिंग, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक टर्म जो आपके रिसर्च में यूज़ हो रहा है उसको डिफाइन किया जाना चाहिए। लिमिटिंग फैक्टर्स क्या हैं उस रिसर्च के, वो रिकॉग्नाइज होने चाहिए। प्रोसीजर्स क्या हैं वो डिस्क्राइब्ड होने चाहिए। रेफरेंसेस क्या हैं वो केयरफुली डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए। रिजल्ट्स क्या हैं वो ऑब्जेक्टिवली रिकॉर्डेड होने चाहिए। कंक्लूजन्स क्या है वो प्रेजेंट होना चाहिए विद स्कॉलरली कॉशन एंड रेस्ट्रेंट। किस तरीके से हमें उसके फाइंडिंग या ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन्स को पढ़ते समय किस टाइप का कॉशन, किस टाइप की चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, वो सब मेंशन होना चाहिए। किस सिचुएशन में वो काम करेगा, कंक्लूजन नहीं करेगा, ये सब चीज़ें भी मेंशन होनी चाहिए। ये जो डीलिमिट करते हैं, जो लिमिटेशन सब मेंशन करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिटन रिपोर्ट और जो इसके साथ अकम्पनिंग डाटा है वो हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए किसी भी स्क्रूटनी के लिए, या कोई और अदर स्कॉलर इस पे काम करे उसके स्क्रूटनी के लिए। कोई भी कॉम्पिटेंट स्कॉलर्स जो है ना, जिसके पास वो इस चीज़ को करना चाहे, एनालाइज कर पाए, इवैल्यूएट कर पाए, या उस स्टडी को रेप्लिकेट कर पाए, इस तरीके से उसकी रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग होनी चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आता है वो ये है कि रिसर्च रिक्वायर्स करेज। देखिए, बिना करेज के कोई रिसर्च नहीं होता। बहुत सारे स्टेक होल्डर्स से मिलना पड़ता है, डिस्कशन करना पड़ता है, अपने पॉइंट को आगे प्रेजेंट करना पड़ता है। बहुत सारे जो क्रिटिसिजम्स आते हैं, कहीं पे कुछ बताया जाता है या कोई प्रोसीजर गलत है, उन सबको कई कई बार दोबारा से रिपीट करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। तो करेज और पेशेंस, दो चीज़ें तो रिसर्च के साथ इन्वॉल्व हैं। हिस्ट्री ऑफ साइंस ने अभी तक, अगर हम देखें साइंस के फील्ड में, हिस्ट्री ऑफ साइंस ने कई बार इस चीज़ को रिवील किया है कि कई सारे जो डिस्कवरीज हैं ना, वो हुए जबकि उसके लिए बहुत ज़्यादा अपोजिशन हुए। देखिए किस तरीके से जियोसेंट्रिक से हम हीलियोसेंट्रिक मॉडल पे गए थे, कितना ज़्यादा अप्रोर, अपोजिशन, पॉलिटिकल, रिलीजियस ग्रुप्स, अथॉरिटीज़, ये सारे हो सकता है अपोजिशन में आ जाए, लेकिन जो रिसर्च की जो ट्रुथ है वो फिर भी प्रिवेल होना चाहिए, दैट शुड कम इन द लाइट। तो इसके लिए करेज की तो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। इसमें देखिए कॉपरनिकस का एग्जाम, कॉपरनिकस जो है किस तरीके से उनकी फाइंडिंग को कंडेम किया गया था, और भी बहुत सारे लोगों की बहुत सारी चीज़ें थी। टॉलेमी की थ्योरी क्या थी, ये सब चीज़ें इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल में मेंशन किया है। आप लोग वीडियो पॉज करके, इसे एनलार्ज करके, जूम करके पढ़ सकते हैं। बेसिकली कहने का ये मीनिंग है, इम्प्लीकेशन है, रिसर्च अगर आपको एक क्वालिटी रिसर्च करना है तो इसमें पेशेंस, करेज, एक्सपर्टाइज, ये तीनों ही चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। आपको एक इनक्विजिटिव लर्नर की तरह हमेशा रहना पड़ेगा, नए नए नॉलेज को खोजने के लिए रेडी रहना पड़ेगा, और हर तरीके के काम को बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में जब आप कैरी आउट करेंगे तब आपका रिसर्च बहुत अच्छे से निकल के आएगा। और ये जो है रिगरस स्टैंडर्ड्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, ये सब भी इम्पॉर्टेंट हैं। आप जो भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर ये सारे आपके रिसर्च में इंक्लूडेड हैं तो वाकई में वो एक बहुत ही अच्छा रिसर्च माना जाएगा। तो आई होप कुछ चीज़ें आपके समझ में बिल्कुल क्लियरली आ गई होंगी। रिसर्च का पर्पस क्या है और रिसर्च को करने के लिए किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, और इसके साथ पेशेंस, करेज और एक्सपर्टाइज, और हमेशा नॉलेज को गेन करने की जो एक क्यूरियोसिटी है वो बने रहना चाहिए। तो अगर हम सब में ये क्वालिटीज़ हैं तो हम एक अच्छा रिसर्च कैरी आउट कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर इसके साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप इसे पढ़िए, समझिए और एक अच्छे रिसर्चर बनिए।